शायरी के लिए दिल का टूटना जरूरी है? नहीं, मैं नहीं समझती शायरी के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। आपने पैसा कमाना हो तो आप कोई एनजीओ बना लें, कोई ट्रस्ट कायम कर लें। जी नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या जो डोनर्स की तरफ से इमदाद आ रही है वो हकदार तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर के रंग शमीम अशरफ के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिससे मिल के आपको प्राउड फील होगा। मौलाना इशफाक अहमद रबानी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपने 40 साल आज़ाद कश्मीर के पुरफजा और खूबसूरत मकाम अब्बासपुर में कुरान और हदीस की तालीम देने में बसर किए। आपने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पूंछ की इस जरखेज जमीन पर इल्म की शमा रोशन रखी। इनके हजारों शागिर्द आज भी मुल्क भर और बैरून ममालिक में दीन की खिदमत कर रहे हैं और आला मनसब पर भी फाइज है। गुज़श्ता साल वो कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला होकर इस जहान फानी से कूच कर गए। आज हमारे साथ स्टूडियो में उनकी साहबजादी मौजूद हैं, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अपने बाबा का नाम जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया जिसका नाम है मौलाना इशफाक रबानी ट्रस्ट। अफीफा एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ शायरा भी हैं और उन्होंने अभी एमफिल इंग्लिश लिटरेचर में करने का तहैया किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में खुशकिस्मती से मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी जिंदगी का सफर कैसे जारी है। बहुत शुक्रिया अफीफा, आज आपने हमें अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त दिया और आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को अपने ख्यालात से आगाह कर सकूं। अफीफा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आपकी जो तालीम है वो उसका हवाले से बताइएगा और थोड़ी इब्तदाई जो आपकी ज़िंदगी है उसके हवाले से बताइएगा। मैंने इब्तदाई तालीम अब्बासपुर से ही हासिल की। मैंने हिफ्ज़ किया और फिर मैंने एमए इंग्लिश किया फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी से और अब मैं एमफिल इंग्लिश की तालिबा हूँ। अभी मेरा रिसर्च चल रहा है। हमने ये भी सुना है कि आप शायरा भी हैं, तो ये शायरी का ख्याल कैसे आया? जी हाँ, मैं शायरा भी हूँ और क्योंकि मेरे घर का माहौल बहुत अदबी था। बाबा जान एमए उर्दू उन्होंने किया हुआ था और उन्हें इकबालियात से बहुत गिरफ्त थी, तो वो घर का माहौल ऐसा था कि वो शुरू से ही शेर सुनाते रहते थे, अपनी शायरी भी करते थे, मुशायरों में भी जाते थे। तो उसी ऐसे अदबी माहौल में हम परवान चढ़े कि हमने लिखना शुरू कर दिया, शेर कहना शुरू कर दिया। शुरू बचपन से ही हबीब जालिब की और सागर सिद्दीकी और साहिल लुधियानी और इकबाल की किताबें हमारे घर मौजूद रहती थी, तो वहाँ से ही बस शेर कहने का ख्याल आया और जब हम कहते थे तो बहुत एप्रिसिएशन मिलती थी, तो ये सफर जारी रहा उसके साथ। कहते हैं कि शायरी के लिए दिल का टूटना जरूरी है, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, मैं नहीं समझती शायरी के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ हर शायर का अंदाज मुख्तलिफ होता है शेर कहने का। अब जैसे इकबाल का जो अंदाज था उसने नौजवानों को बेदार किया, इसी तरह हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ हमारे पास बहुत इंस्पिरेशनल पोइट थे। तो हर इंसान का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मैं ज़्यादातर जो शायरी करती हूँ वो नेचर से इंस्पायर होकर करती हूँ, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, मुझे नेचर बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मेरी ज़्यादा शायरी उस तरह होती है। अफीफा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपने अभी एक मौलाना इशफाक रबानी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है, ये कब बनाया और इसके मकासद क्या है? जी, ये मैंने ट्रस्ट बनाया 3 जुलाई को, इसका मैंने क़याम अमल में लाया। मेरे वालिद मोहतरम के नाम से मैंने बनाया था उनकी वफ़ात के 6 माह बाद। और इसके जो मकासद हैं वो यूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे बेवा ख़वातीन की मदद करना और जो नीडी बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करना, और जो उलमा और क़ुर्रा हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना। इसी तरह दही इलाकों में जो ख़वातीन हैं उनके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लाना और उनको खुद कफील बनाना, ये इसके अगराज़ व मकासद। कहते हैं कि जब आपको शोहरत की ख्वाहिश हो या आपने पैसा कमाना हो तो आप कोई एनजीओ बना लें, कोई ट्रस्ट कायम कर लें, कहीं ऐसे मकासद आपके तो नहीं? जी नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो एक सोशल वर्कर भी थे, तो मैंने सिर्फ उनके काम को और उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए इस ट्रस्ट की बुनियाद रखी। मैं खुद भी सोशल एक्टिविस्ट थी, तो मैं बहुत सारे केसेस सॉल्व करती रहती थी। अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर ही मैं लोगों के काम आना शुरू हो गई। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त अहबाब थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप अपने वालिद के नाम से एक ट्रस्ट बनाएं और बाकायदा ये एक्टिविटीज स्टार्ट करें।
تو آپ نے اس ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کے ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اب تک کتنے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے؟ جی میرا جب ٹرسٹ بنایا تو پہلا پروجیکٹ میرا فلڈ ریلیف کا تھا، کیونکہ اس دوران سیلاب آ گیا جب ہم نے بنایا. تو میرا جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ سیلاب زدگان کے لیے تھا. اس میں ہم نے مختلف علاقے کے لوگوں کو سرو کیا، جس میں ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، گلگت، کمراٹ ویلی اور اس طرح کے مختلف علاقے تھے جہاں پہ جا کے ہم نے خود ان لوگوں کو راشن فراہم کیا، کپڑے اور رہنے کی ضروریات زندگی کی سب چیزیں ہم نے ان تک پہنچائی. ابھی ساتھ ساتھ باقی پروجیکٹ بھی ہمارے چل رہے ہیں جو مطلب ہم منتھلی بیس پہ ہوتے ہیں. تو اس ٹرسٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ کا ساتھ کس نے دیا، اور اس کے جو اخراجات ہیں جو ڈفرینٹ آپ پروجیکٹس پہ کام کریے تو یہ اخراجات کہاں سے مینیج ہوتے ہیں؟ اس ٹرسٹ کا جب میرے ذہن میں خیال آیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے والد محترم کے جو دوست احباب تھے قریبی، ان سے میٹنگ کی. ان سب نے بہت اپریشیٹ کیا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی مجھے. تو میں نے اس کے بعد ہم نے ڈونر گروپ ایک بنایا جس میں ہم نے بہت سارے لوگ ایڈ کیے جو بابا کے دوست احباب بھی تھے. تو وہ ہر منتھ کی ڈونیشن بھیجتے ہیں. لیکن جیسے میرا فلڈ ریلیف کا پروجیکٹ تھا تو اس میں تو جو میرے ڈونر ممبر نہیں بھی ہیں، باہر سے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا. تو ہمارا جو ہر منتھ کی جو ڈونیشن آتی ہے ہم اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور کتنی ڈونیشن آئی ہے، پھر اس کو مختلف پروجیکٹس پہ لگاتے ہیں اور پھر اپنے ڈونرز کو بتاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں. کیا جو ڈونرز کی طرف سے امداد آ رہی ہے وہ حقدار تک پہنچ رہی ہے، اور اس کی شفافیت کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ جی بالکل. جو بھی ہمارے پاس امداد آتی ہے ہم نے اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے ریٹن فارم میں کہ ہمارے پاس اس منتھ میں کتنے لوگوں نے ڈونیشن دی ہے، اور اس کا ہم ہر منتھ کا وہ جو ڈیٹیل ریکارڈ ہے وہ واپس گروپ میں شیئر کرتے ہیں کہ کس کس بندے نے ڈونیشن دی ہے اور ہم نے آگے اس ڈونیشن کو کس پروجیکٹ میں لگایا ہے. اور اگر نہیں لگایا تو 3-4 منتھ کی ہم سیونگ کر کے کسی بڑے پروجیکٹ میں ہم لگاتے ہیں اور اس کا بھی ہم ریکارڈ دیتے ہیں. عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب کسی نے سیاست میں آنا ہوتا ہے تو وہ این جی او ٹرسٹ قائم کر کے پہلے عوام کے دلوں میں گھر بناتا ہے، اس کے بعد سیاست میں آ جاتا ہے. کہ آئندہ کا آپ کا ایسا کوئی خیال ہے؟ نہیں، ابھی تک فی الحال تو مجھے سیاست کی طرف سے آفرز بھی ہیں، کیونکہ میں نے ایز اے کشمیر یوتھ ایمبیسڈر چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی کے ساتھ کام کیا، اور تب سے ہی لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مے بی یہ شاید سیاست میں آ رہی ہیں اور پھر یہ اسپیشل سیٹ پہ آ رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے پہلے یہ کام کیا اور کشمیر ایشو پہ یہ بات کر رہی ہیں اور اس کو اجاگر کر رہی ہیں اور ادھر ادھر میٹ اپس کر رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ کشمیر کو بھی لے کے میں بہت زیادہ سنسیئر تھی. اور ابھی یہ جو میرا پروجیکٹ ہے یا پھر یہ جو میرا این جی او بنانا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہے. سیاست کے لیے اس کو میں نے اس پلیٹ فارم کو ہرگز یوز نہیں کرنا. خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو خدمت خلق کرنے کے لیے اور آپ کو دنیاوی کاموں کے لیے آپ کا ظاہری گیٹ اپ بہت معنی رکھتا ہے. تو آپ کے گیٹ اپ کی وجہ سے آپ کو کیا جو آپ کے مقاصد ہیں اس میں رکاوٹیں پیش آئیں؟ ہاں، میرے ظاہری گیٹ اپ کی وجہ سے لوگوں نے جہاں مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، جہاں بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہیں پہ بہت سارے نیگیٹو کامنٹس بھی آتے ہیں کہ اگر آپ نے ویل ہی کرنا ہے تو پھر تو آپ گھر بیٹھ جائیں، تو پھر تو آپ یوں نہ آئیں. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمارا سامنا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، کام بھی مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان کو میں یہ بھی کہتی ہوں، کچھ تو بالکل کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پردہ کرنا ہے تو آپ تو گھر سے باہر ہی نہ نکلیں. تو گھر سے اگر ہم باہر ہی نہ نکلیں، اس جو معاشرے کا نصف سے زیادہ خواتین پر مشتمل ہے، وہ نصف سے زیادہ حصہ تو آپ مفلوج کر دیتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر ہی نہ نکلیں اور کوئی ایکٹیویٹی ہی نہ کریں اس ڈریس اپ کے ساتھ. اور یا تو کچھ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو کے کہتے ہیں کہ اگر آپ میں کانفیڈنس ہے تو پھر آپ کو تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو این جی او چلا رہی ہیں، آپ کو کل بیرون ملک سفر کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، تو پردے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں دونوں کام کروں کہ پردے کو لے کر اسی گیٹ اپ کے ساتھ میں اپنا کام اور اپنا سفر، اپنا جو سماجی سفر ہے وہ جاری رکھوں. اینڈ آئی ایم انسپریشن فار آل ادرس، جو بھی خواتین ہیں ان کے لیے، بہت ساروں کے لیے میں رول ماڈل ہوں اور وہ مجھے فالو اپ بھی کرتی ہیں. عفیفہ، میں بھی آپ کو یہاں پر اپریشیٹ کروں گی. ایک تو آپ نے ہماری اسلامی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرا آپ کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناطے کشمیر کے تہذیب اور کلچر کو بھی پروموٹ کر رہی ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ کیا کسی کے دباؤ میں آ کے آپ نے یہ گیٹ اپ رکھا ہے؟ ایک طرف آپ اونچی اڑان بھرنے جا رہی ہیں اور دوسری طرف آپ اس گیٹ اپ کے ساتھ. بالکل بھی نہیں کہ کسی دباؤ کے تحت اگر یہ ہوتا گیٹ اپ تو شاید یہ چینج ہو چکا ہوتا. آپ کسی دباؤ کے تحت اتنا عرصہ پرولونگ یہ نہیں کر سکتے. میں نے 2nd ایئر سے حجاب شروع کیا تھا اور تب بھی مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، نہ ہی میرے والد نے کہا تھا، نہ ہی والدہ نے کہ آپ
प्रॉपर नकाब लो और करो। खुद बखुद मैंने, बल्कि हम अगर किसी विजिटिंग स्पॉट पे जाते थे तो वो कहते थे कि बेटा नहीं करो, वेल के बगैर ले लो तस्वीर, ऐसे कर लो। उनकी तरफ से तो कभी भी नहीं हुआ, तो अभी भी मेरी फैमिली की तरफ से नहीं है। ये जिस चीज को आप खुद करना चाहते हो शौक से, आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हो। अफीफा, अभी आपका सफर का आगाज है, ऐसा तो नहीं है कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद आप ये गेटअप चेंज करके और आप हमें एक नए रूप में नजर आए? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बाय विल है, बाय फोर्स नहीं है। तो इंशाल्लाह, मैंने जैसे बताया कि मैं इंस्पिरेशन हूँ बहुत सारों के लिए, तो मैं इस गेटअप के साथ चल के लोगों को और दुनिया को ये दिखाऊंगी कि आप वेल करके और आप इस गेटअप के साथ भी दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव काम कर सकते हो और चेंजेस ला सकते हो। अफीफा, बीइंग अ वुमेन, आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? देखिए, ये हम कहते हैं ना कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या मर्दों का मुआशरा है, तो अक्सरियत मर्दों की होती है, तो हमें बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती हैं। लाइक अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद जाऊँ और वहाँ पे विजिट करूँ लोगों को, तो बहुत सारे लोग, मेरे टीममेट्स ने भी मुझे कहा कि जैसे फ्लड एक्टिविटीज के दौरान मैं चाहती थी कि मैं खुद वो इलाके जाके विजिट करूँ, कि आप मत जाएं, आपके लिए सेफ नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसे नहीं है, आप हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और सर्व करूँ, देखूँ खुद उन लोगों के हालात। तो वहाँ पे ये चीजें जहाँ फेस करनी पड़ती हैं, वहाँ पे मैं ये समझती हूँ अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी फैमिली मेंबर्स आपके साथ चल रहे हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कभी समाज में हरेसमेंट का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, ऐसे फिजिकल अब्यूज या वो उस तरह के हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जो छोटे मोटे लेवल पे हम सुनते हैं ना कि किसी ने फिक्रा कस दिया, किसी ने कोई बात कह दी, तो इस तरह की, और उनको भी मैं बहुत अच्छे से डील करने का मुझे अंदाज आता है, क्योंकि मैं समझती हूँ जब एक औरत को बहुत कॉन्फिडेंस पे होना चाहिए एंड शी मस्ट नो हर राइट्स, कि उसके पास क्या क्या राइट्स है। अगर हम इग्नोर कर देते हैं ना एक दफा वाली बात और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये शख्स दोबारा ना करे, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम अगर टीम पे आप ट्रोल होते हो या आपको इस तरह के हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो आपको एट दैट टाइम ही उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए होता है। कभी डिसहार्ट हुई ऐसे फिक्रों से और इस फील्ड को छोड़ के घर बैठने का सोचा आपने? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि आप जब एक मंजिल का तयन कर लेते हो, आपको पता होता है कि इसमें मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी, तो आप पहले से माइंड बना के आते हो। तो मैं इस फील्ड में जब आई हूँ तो मैं उस सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए मुझे जिन मुश्किलात से मुझे चल के जाना पड़ेगा अपनी मंजिल तक, तो आई एम रेडी और मैं कभी भी इंशाल्लाह डिसहार्ट नहीं होंगी। हमारी कश्मीर की बेटियां बहुत कम आपको मुख्तलिफ फील्ड्स में नजर आएंगी, जो हैं वो बहुत नाम कमा चुकी हैं, लेकिन आप उनको क्या मशवरा देंगी, उनके लिए क्या स्पेशल एडवाइस देंगी कि आप इस गेटअप के साथ भी एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हो और कामयाबी आपकी मंजिल है उस तक पहुंच सकते हो? हाँ, कामयाबी बहुत सारी खवातीन हासिल करती हैं अपनी अपनी फील्ड में, बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं, लेकिन मेरा एक ही मशवरा उन सबको रहेगा कि बी ग्रेसफुल। आप अपनी ग्रेस को हमेशा मेंटेन रखें, बीइंग अ वुमन हमेशा रिस्पेक्टेबल रहें, और बी इंडिपेंडेंट, कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आप ग्रेसफुल हैं, आप अपनी ग्रेस को कायम रखती हैं, तो अगला बंदा अगर नहीं भी करना चाहता आपकी इज्जत, तो वो खुद आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाता है। तो आप इस गेटअप के साथ भी रॉक कर सकती हैं, इस गेटअप के साथ भी आप बहुत सारी चेंजेस ला सकती हैं और अपने सफर को जारी रख सकती हैं। औरतों के लिए एक जुमला कहा जाता है, सिंफ़े नाज़िक, आप इसके साथ इत्तेफाक करेंगी? औरत सिंफ़े नाज़िक भी और सिंफ़े आहन भी है, और मुझे सिंफ़े आहन ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बजाय इसके कि उसके लबो रुखसार और नाजगी की बातें की जाएं। उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रोंग होना चाहिए और वो इतनी बहादुरी से करे कि आप सिंफ़े आहन उसे कह सको। बहुत शुक्रिया अफीफा। नाज़रीन, आपने सुना, जब मंजिल का तायन हो तो रास्ते में हायल रुकावटें और आपका ज़ाहिरी गेटअप मायने नहीं रखता, मंजिल खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए KBN।